हैं। एक तो आज प्रसाद भी है, हो सकता है वो लग रहा है तो उसका भी इंतजार कर रहे हैं लोग। और दूसरा जो कसर थी वो पीके चौधरी ने आके कह दिया भाई सबको धन भी देना पड़ेगा। तो मैं देख रहा था विजिबली ठंडे पड़ गए कुछ लोग। नहीं, मैं गुरनाम चरुणी जी को विशेष तौर से धन्यवाद देता हूँ। बाकी हम सब लोग एक राजनीतिक दल से हैं, लेकिन वो हमारे परिवार से हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आकर हमें संदेश दिया, प्रोत्साहित किया। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी जिन्होंने आज समर्थन दिया है और ख़ास तौर से राजीव शर्मा जी जिन्होंने अहम प्रस्ताव रखे। बहुत सोच समझकर ये प्रस्ताव तैयार किया गया है, इसके पीछे बहुत थॉट है, बहुत क्रिया गई है। और जो आपकी जन भावना है, जो जन भावना है और जो पार्टी की विचारधारा रही है, जो स्टैंड रहा है, जो मुद्दे रहे, उसको आपने 2 पन्नों में कैप्चर किया और आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आप सबके आगे वो बात रखी गई है। मैं समझता हूं कि सभी लोग इस प्रस्ताव को के साथ हैं और सर्वसम्मति से इसको आज इस अधिवेशन में हम सब ने मिलकर पारित किया है। मैं सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा? और दूसरा विषय आज का ये है कि पहली बैठक है, आपने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, दोबारा विश्वास जताया है। मैं कह सकता हूं कि मैं इस जिम्मेदारी के प्रति बेहद गंभीर रहूंगा, समर्पित रहूंगा। मैं उत्साहित हूं। एक तरह से हमारे पार्टी के पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स पे आज चर्चा हुई और आप भी देखते हो, चौधरी अजीत सिंह जी आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। जब वो हमारे बीच थे, जो इससे पूर्व में जो इलेक्शन साइकिल थी, जो हमारी पार्टी की मजबूती और जो स्ट्रेंथ थी विधानसभाओं में, आज दोबारा हम उसी स्थान पे आ गए। तो जीवन का चक्र घूम रहा है, हमारे जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ गई है, हमारे नौजवान विधायक बने हैं, कुछ अनुभवी हैं, और इस मिश्रण के साथ हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हम जनता के बीच सक्रिय रहेंगे और जिन मुद्दों का सरोकार जनता से उनको उठाएंगे तो नतीजे आगे और संतोषजनक होंगे। और जो हम करना चाहते हैं कि एक व्यापक परिवर्तन देश के राजनीतिक व्यवस्था में हो, ये सारी चीज इस प्रस्ताव में लिखी गई है। बस एक आध बात मैं रखूंगा उसके संबंध में। सबसे पहले तो किसानों की जो स्थिति है, इतना बड़ा किसान आंदोलन होता है, भारत सरकार, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री के विचार आंदोलनकारियों तक पहुंचाकर उन्हें आश्वासन देते हैं और सिर्फ आंदोलनकारियों को आश्वासन नहीं देते, देश के किसानों को आश्वस्त करते हैं कि भारत सरकार किसानों के प्रति सजग है, उनकी समस्याओं को लेकर, और उनकी जवाबदेही है और गंभीर है। और जो आंदोलन के माध्यम से जो कृतियां आई हैं, जो समस्याएं सामने आई हैं, उनका समाधान हम लोग करें। लेकिन इतने दिन बीत गए, उसके बाद बजट भी पेश हो जाता है। जब 2022 तक आय दुगनी होनी थी किसानों की और 2023 में बजट पेश होता है, उसमें दोबारा निराशा ही किसानों के हाथ लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे लड़की के शादी में आप गए हैं, पूरा परिवार और दोस्त और पूरी एक टोली लेकर, और खूब भोजन खाया है, और जो आपने उसमें अपना आशीर्वाद के तौर पर एक जो थैला दिया, जो एनवेलप दिया है, वो जो खोला तो पाया कुछ था ही नहीं उसमें। किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। कौन सी योजना ऐसी हैं जिनके माध्यम से गांव में निवेश होगा या पैसा पहुंच सकता है? एक महत्वपूर्ण योजना है नरेगा योजना। आप तुलना कीजिए कि 2020-21 में इस योजना का कितना बजट था? 1,11,000 करोड़। 1,11,000 करोड़ का बजट 2020-21 वर्ष में इसका था, और 21-22 में 98,000 करोड़ हो गया, घट गया। और 22-23 में पिछले वर्ष 79,000 करोड़ हो गया, और इस वर्ष इन्होंने 60,000 करोड़ दिए हैं।
बात सीधी है। जब कोविड आया था तो श्रमिक को कहा तुम वापस गांव लौटो, बड़े शहरों में तुम्हारी जरूरत नहीं, कारखाने बंद हो गए, तुम जाओ लौटो। कैसे लौटते हो हमें कोई मतलब नहीं, पैदल चल चल कर, परिवार को लेकर, उठाकर, समेट कर, बिना ये जानकारी के आगे क्या होगा, कैसे काम होगा, लोग गांव में लौटे। और अब उन्हीं लोगों को कहा जा रहा है कि गांव में अब नरेगा योजना बंद हो गई, अब तुम वापस कारखाने में लौटो। कि ये बर्ताव देश के सबसे कमजोर वर्ग के साथ है, जो इसको सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। जिस तरह की महंगाई की मार हर वर्ग पर पड़ रही है, सबसे ज्यादा महंगाई की मार सबसे गरीब वर्ग पे, मजदूर पे, श्रमिक पे पड़ती है। और उसको उसकी योजनाएं जो है उसमें सरकार कटौती करती है। किसान की आप बात करें, ट्रैक्टर सेल्स, कितने ट्रैक्टर बिक रहे हैं, ये एक आंकड़ा होता है जिस आधार पे आप थोड़ा बहुत एक सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसानों की आय कैसी है, कि कितनी रौनक है, खर्च करने की उनकी क्षमता कितनी है, वो अपने खेती को लेकर, भविष्य को लेकर कितना उत्साहित है। 2021-22 में इस देश में 8,99,000 ट्रैक्टर बिके हैं और पिछले वर्ष घटकर 8.5 लाख से भी कम 8,40,000 कुल ट्रैक्टर बिके हैं, यानी घट रहे हैं ना। यही डेटा मैट्रिक्स होते हैं। सरकार ने और डेटा जानकारी लेना बंद कर दिया। सेंसस जो 2021 की जानकारी होनी थी, इस आधार पे भारत सरकार और फैसले ले सकती थी, बंद है। कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कितना उन पे बोझ है आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। जो सर्वेक्षण होते थे भारत सरकार के, वो जो जानकारियां सार्वजनिक होनी थी, वो कोविड के बहाने बंद रखी उन्होंने। और एनएसएसओ ने जो डेटा दिया है उसका जिक्र इस प्रस्ताव में है कि 2013 में औसतन एक किसान पे 47,000 रुपए का कर्जा था, जो 2019 में बढ़कर 74,000 रुपए हो गए। एक तरफ हम देखते हैं 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े खातेदारों के, पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के एनपीए माफ हो गए, और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि खेती करने के लिए ज्यादा पूंजी लग रही है, ज्यादा निवेश करना पड़ रहा है, पैसे जुटाने पड़ रहे हैं, लागत बढ़ रही है, दाम मिल नहीं रहा, एमएसपी सिर्फ खोखला वादा है, प्राकृतिक जोखिम भी किसान ले रहे हैं, मंडी का जोखिम भी किसान ले रहे हैं, पूंजी निवेश का पूरा भार भी वे लोग ले रहे हैं, कर्ज में भी वही लोग डूब रहे हैं। लेकिन उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो बड़े खातेदारों के लिए बैंकों के माध्यम से है। चौधरी चरण सिंह जी ने डेट रिलीफ के लिए ब्याज और मूल्य का जो निर्धारण की प्रक्रिया है, कि कभी कभी उस जमाने में तो ब्याज कई गुना ज्यादा हो जाता था, चौधरी चरण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में कानून बनाया। चौधरी अजीत सिंह जी ने भारत के संसद में खड़े होकर सवाल किया था कि अगर गाड़ी खरीदने का लोन इतना सस्ता हो सकता है, तो किसान की जो आवश्यकता है, जो उनको पूंजी निवेश करना है, जहां बैंक से उनको अगर सहारा मिलता है, तो उसके ब्याज की दरें इतनी ज्यादा क्यों। और आज फिर समय आ गया है कि जब इस बजट में निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री कहती हैं कि हमने 20 लाख करोड़ रुपए किसान का एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ा दिया, और वो सोचती हैं कि मेरी वाहवाही होनी चाहिए। इस घोषणा को समझिए। सबसे पहले तो कितने एक्चुअल किसान हैं जिनको पैसा जा रहा है। कई कंपनियां हैं, बड़े बड़े शहरों में स्थापित हैं, और बैंक में उनके खाते हैं, उनको दिखाया जाता है कि किसान है, और एग्रीकल्चर क्रेडिट से उनको जोड़ के उनको पैसा दिया जा रहा है, और वो पैसा निकाल रहे हैं। एक तो ये भ्रष्टाचार है। दूसरा पहलू ये है कि कर्ज इतना बढ़ रहा है कि किसान चुकाने की क्षमता नहीं। तो अब इस ऋण की व्यवस्था में जिस तरह बड़े पूंजीपति ये कह देता है भाई हमारा दिवालिया हो गया, हमारी कंपनी बंद हो गई, हमसे कंपनी चल नहीं रही, कंपनी ठप। बैंक वाले कहते हैं भाई हमें 100 रुपए लेना था, अब क्या करें, ये तो दिवालिये हो गए, अब 100 रुपए के बजाय चलो 10 रुपए दे दो। क्या 5,000 रुपए जो किसान नहीं चुका सकता, उसके लिए भी ऐसी कोई व्यवस्था है? नहीं है। कभी कभी रुक जाओगे, बात तो सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कभी कभी किसान आंदोलन कर लेता है और अपना दबाव बना लेता है, चुनाव में मुद्दा बन जाता है, और जो पार्टी
सरकार में आती है वो कहती है चलो अब तो करना पड़ेगा। एक बार के लिए जो किसान जिसने फलाना तारीख को फलाना इतना उसका मद में पैसा था, जो ड्यू था वो चुका दिया हो, तो उस किसान का लोन माफ। सब लोग खुश हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। मेरी मांग ये है कि एक बार लोन माफी नहीं चाहिए, एक सुचारू व्यवस्था चाहिए, प्रणाली चाहिए, सिस्टम चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए, नियम कायदा कानून चाहिए, संस्थागत के निरंतर, जैसे आरबीआई है जो देखती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। बैंक के इंटरनल सिस्टम है जो देखते हैं कि बड़े हमारे जो खातेदार हैं उनकी कितनी क्षमता है चुकाने की। उसी तरह से अगर किसान की क्षमता चुकाने की नहीं बन रही, उसका स्ट्रेस फैक्टर बढ़ रहा है, उसकी खेती खराब हो गई, आज एक किसान की फसल खराब हो जाएगी एक बार और वो इस चक्रव्यूह में फंस जाएगा और आत्महत्या करने की उसकी मजबूरी बन जाती है। तो इसलिए संस्थागत रिफॉर्म, व्यापक रिफॉर्म की जरूरत है। मैं एक मसौदा इसमें तैयार कर रहा हूं निजी विधेयक के तौर पर कि एक संस्था बनाए भारत सरकार, और जब वो तैयार होगा तो जो हमारे किसान लीडर हैं, सामाजिक संस्थाएं, उनकी हम लोग राय लेंगे। दूसरा विषय राजनीतिक है कि हम लोगों को जो हमारे मुद्दे हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। और इस अधिवेशन ने मुझे अधिकार दिया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से कि जो हमारे गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, राजस्थान में है और दूसरे राज्यों में भी जो राजनीतिक संभावनाएं बन सकती हैं, कि जो ताकतें जिनमें वैचारिक मेल है और जो इस क्रूरता के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसान गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ डट के खड़े हो सकते हैं, ईमानदारी के साथ हम लोग साथ मिलकर काम करें। मैं आपके आशीर्वाद से इस संकल्प को दोहराता हूं। एज अध्यक्ष मेरी कोशिश रहेगी कि 3 साल के इस कार्यकाल में हमारे पार्टी का क्षेत्रीय विस्तार हो, जो चौधरी चरण सिंह जी के समय एक स्वरूप था, और हम सब लोग साथ मिलकर जो दूसरे अन्य दल हैं जो इस यात्रा में साथ आ सकते हैं। अब एक इशू है बेरोजगारी का, जिसमें सामाजिक संगठन बहुत सक्रिय हैं। कई ऐसे संगठन हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उनकी मांग है, आप भी देखते हो कि बेरोजगार जो नौजवान है जो ये सोचता है मुझे नौकरी मिल सकती है, उस पर तो समय होता नहीं कि वो सड़क पर बैठेगा 13 महीने। किसान लोग बैठ गए, किसान के पीछे एक पावर थी, एक ताकत थी, एक जानकारियां उनको थी, एक इतिहास है लंबा किसान आंदोलन का। लेकिन बेरोजगारी के विषय पे राष्ट्रव्यापी आंदोलन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो वो बच्चा है वो डरता है, उसे लगता है एकदम उसे धमकी मिल जाती है। हमारे एक सर्विसमैन बैठे हैं, अग्निपथ योजना पे हम लोगों ने विरोध किया, शुरुआत में एकदम उबाल आया, लोग सड़कों पे आए, हम लोग उनके बीच गए कि वो चीज व्यवस्थित हो, कहीं नुकसान ना पहुंचे, संपत्ति का नुकसान ना पहुंचे, उनको नुकसान ना पहुंचे, और हमारे देश की आर्मी के प्रति जो जनभावना है उसको नुकसान ना, ठेस ना पहुंच पाए। लेकिन वो आंदोलन इसलिए नहीं चला कि तुरंत आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी मीडिया में आए और जो जिसकी तस्वीर वहां वायरल हो जाएगी, जो सामने आएगा, कभी भर्ती प्रक्रिया में उसको हम शामिल नहीं करेंगे, वो पीछे आ गए। तो इसलिए सामाजिक संगठनों की सोच ये है कि हम सरकार पे एक व्यवस्था की हम मांग करें, ये हमारा हक है। 2 क्षेत्र में आज रोजगार है, निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र में लाखों वैकेंसी है, लाखों पद हैं। सरकार सर्वेक्षण कर चुकी है, 10 साल 20 साल से वो आंकड़े हैं, पद हैं, बने हुए पद। या तो वो पद खत्म हो, या तो सरकार ये सोचे कि अब हमें इन पदों की जरूरत ही नहीं, खत्म कर दें, और ये जानकारी सार्वजनिक करें कि हमने इतने हजार इतने लाख पद खत्म कर दिए। क्योंकि सरकार अब ऑटोमेटिक मोड पे चलेगी, सरकार को अफसरशाही की जरूरत नहीं, सरकार को सरकारी तंत्र में मौजूद जो कर्मचारी है उनकी जरूरत है। या तो ये सार्वजनिक हो, या एक प्रणाली बने कि जो पद रिक्त हैं वो 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर, जो भी समय सीमा हो उसके अंदर भरे जाने चाहिए और उसकी प्रक्रिया निर्धारित हो। तो एक तो सरकारी क्षेत्र में आज एक ढोंग हो रहा है। प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार की बात जिन्होंने की थी, आज शर्मिंदा भी नहीं होते और मीडिया को बुलाकर और बड़ा ढोल नगारा पीट कर, जैसा इसमें लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है कि हम 71,000 लोगों को पत्र दे रहे हैं।
ये 71,000 लोगों की नौकरी कब लगी? एक किसी की 1.5 साल पहले लग चुकी, 2 साल पहले लग चुकी, 9 साल बाद 71,000 जो 71,000 लोगों को वो बुला रहे हैं कि हम रोजगार मिला है। कौन सा रोजगार मिला है जिसमें कोई अप्लाई भी नहीं कर सकता? जिनकी नौकरी पहले लग चुकी है उनको इकट्ठा करके उनकी वाहवाही लूटना चाह रहे हैं और जलील कर रहे हैं। तो वह सरकार पहले तो सरकारी क्षेत्र में जो नौकरियां हैं वो समय पे दें, और दूसरा निजी क्षेत्र में वहां भी उपाय हो सकते हैं, वहां भी कई चीज की जा सकती हैं, वहां भी जो सामाजिक न्याय का नारा है वो बुलंद किया जा सकता है। क्योंकि हमारा ये अनुभव है, जब चौधरी चरण सिंह जी ये मांग कर सकते थे कि गांव के लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण हो, अब 50% कैप सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने खुद हटा दिया है। अब राज्य सरकारें पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि 50% ही आरक्षण हो, यानी पूरा सिस्टम चेंज हो गया। जो संविधानिक एक सिस्टम जिसको हम सोचते थे, जो संविधान में लिखा है, जो दायरा था कि सामाजिक पिछड़ेपन के लिए दूर करने के लिए आप आरक्षण या अफर्मेटिव एक्शन गवर्नमेंट ले सकती है, वो नियम कायदे कानून सब हवा में है। तो फिर ऐसे समय पे हम ये भी मांग कई लोग कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र में भी ये देखा जाए गांव के कितने बच्चे हैं। यहाँ मेरी महिलाएं मातृशक्ति बैठी हैं, आप देश के जितने बड़े बड़े नाम हैं, अदानी अंबानी, सबका तो आजकल नाम लेने पे ही है मुकदमा दर्ज हो रहा है। अभी बीबीसी पे छापा पड़ा है, आपको जानकारी नहीं होगी, अभी हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, बीबीसी पे छापा पड़ रहा है। तो जो सवाल करता है, फिर भी मैं नाम ले लेता हूं कि जो देश की क्रीम है, जो प्राइवेट सेक्टर में है कंपनियां, आप उनको देखिए, उनके मैनेजमेंट में टॉप लेवल पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं? बहुत कम आपको मिलेंगी। एक इंडियन बन गई थी सीईओ, पेप्सी में थोड़ी देर शायद थी और उनका नाम चला गया, देखो बड़े गर्व की बात। तो 50% आबादी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी उनके साथ बायस है। एक जिसे इंग्लिश में ग्लास सीलिंग कहते हैं, या एक प्रतिबंध है कि भाई महिलाओं को यहां तक उनसे काम लेना है। उसी तरह गांव के बच्चे हैं, ड्राइवर बन जाओगे, गार्ड बन जाओगे, सेक्रेटरी लेवल का जो सेक्रेटरियल काम है वो कर लोगे, मैनेजमेंट में मत घुसना। तो मेरा ये प्रस्ताव है, और उसके लिए भी मैं एक निजी विधेयक तैयार कर रहा हूं कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का गठन हो, जो ये आंकड़े एकत्रित करे कि प्राइवेट सेक्टर में सामाजिक न्याय की क्या स्थिति है और वह जानकारियां सार्वजनिक होनी चाहिए। तो इस तरह से बेरोजगारी को लेकर, और मैं बता रहा था कि सामाजिक संगठन कह रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में हमें एक कानून, एक दस्तावेज बनाएं और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करें। जो हमारी पार्टी की युवा इकाई है और छात्र संगठन है, मैंने उनको कह दिया है कि वो पूरा इसमें सहयोग करेंगे ताकि दिल्ली में भी आंदोलन हम लोग करें। 21 साल की आयु वाला भी प्रस्ताव है, जिसको लेकर मैं एक वेबसाइट अगले महीने हम एक फंक्शन करेंगे, सभी नौजवानों को बुलाएंगे और वेबसाइट को जारी करेंगे। इस वेबसाइट के उस लिंक के जरिए उस विषय पे कि 21 साल के नौजवानों को देश के विधानसभा और संसद में मौका मिले, उस विषय पे जन समर्थन जुटाने की एक प्रयास होगा। उस कार्यक्रम में भी आप लोग जो नौजवान हैं उसको सार्थक बनाने में अपना योगदान दें। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि हम सबको हिम्मत से और हौसले के साथ आगे बढ़ना है, और हम उन लोगों के लिए वकालत कर रहे हैं जो आज की सरकारें और मौजूदा हालात को देखकर, जो अहमद फराज ने कहा था कि सोच सकते हैं उसी तरह से, जो अहमद फराज का एक छोटा सा शेर है कि कुछ तो घर से निकलते ही मंजिल हासिल कर लेते हैं और कुछ हमारी तरह उम्र भर सफर में रहते हैं। तो जो सफर में हैं, जो संघर्ष में हैं, जो आज कमजोर पड़ रहे हैं, उनकी आवाज कौन बनेगा? उनकी आवाज आपको बनना है, उनकी आवाज हमें बनना है। मैं अपनी भी जिम्मेदारी है, जितने हमारे पदाधिकारी हैं मैं उनको भी आगाह करता हूं, आपकी भी जिम्मेदारी है, परफॉर्म और पेरिश। कोई पद परमानेंट नहीं है, मेरा पद भी परमानेंट नहीं है। 3 साल का आपने आशीर्वाद मुझे दिया है। अगर हम लोग इस दल को और मजबूत करने में और जनता के भावनाओं के अनुरूप काम करने में सक्षम नहीं है, बहुत लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, ये दल हम सबसे बड़ा है, ये विचारधारा हम सबसे बड़ी है, हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कुछ इस दल के आगे सामने नहीं है। तो विचारधारा को हम लोग मजबूत करें,
और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि हम सब घर के लोग हैं, हम सब में कमियां हैं, लाख कमियां हैं, लेकिन जहां जिस पद पे मैं हूं, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, किसी के फलाने की बुराई करना, आपस में झगड़ा करना, मेरा काम वो नहीं है। मैं आपके अंदर खूबी देख सकता हूं, तब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लायक हूं, तब मैं आपका नेतृत्व करने लायक हूं। अगर मैं आपके अंदर कमियां देखूंगा, छोटा मन करूंगा, छोटा दिल करूंगा, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जी को याद करो, कितनी बार हुआ होगा, उन्होंने आपको डांटा भी होगा, लेकिन डांटने के बाद कुछ करने में वो देर नहीं लगा। वो भावुक व्यक्ति थी, वह उनकी ईमानदारी थी, उनकी डांट, वो इसलिए लोग कहते थे कि उन्होंने हमें डांट दिया, हमें आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि उनकी डांट में ही एक ईमानदारी थी और भावुकता थी। अब मैं डांट तो सकता नहीं आपको, मेरी उम्र नहीं है, ना मैं डांटूंगा। बहुत लोग सीनियर हैं, बहुत लोग मुझे आगे कहते थे हम तो 3 पीढ़ी से हैं, मैं कहता हूं मैं तो अभी नया हूं। लोग कहते हैं हमने तो तुम्हें गोद में खिलाया है, तो मैं कैसे, किस आधार से आपके ऊपर रौब जमाऊं? मेरा काम रौब जमाना है। तो लेकिन मैं आपको भी कहूंगा, हमारे अंदर भी कमियां हैं, मेरे अंदर भी कमियां हैं, आपके अंदर भी कमियां हैं। एक दूसरे की कमियों पे ज्यादा गौर ना करें। सामने वाले से जिसका हमारा मुकाबला है, जो बस एक हुआ है, आप जैसे अमीर आलम साहब कह रहे थे, रेत में पानी लिखना है, रेत पे रेत लिखना है, तो वो तो ऐसा पहाड़ है कि आप फूंक करोगे और उड़ जाए, कुछ भी नहीं है। और हमारे अंदर इतनी खूबियां हैं, लोकदल का कार्यकर्ता इतना हिम्मत वाला है, इतना काबिल है। मैं 2 चुनाव का उदाहरण दूंगा, भरतपुर का चुनाव और खतौली का उपचुनाव। हमारे पास कुछ नहीं था, कोई नहीं सोच रहा था कि आप जीत जाओ, लेकिन आप लोगों ने उसको संभव किया। आप लोगों ने घर घर में जाकर दस्तक दिया, जहां हमारे कार्यकर्ताओं की, स्थानीय कार्यकर्ताओं की कमजोरी बन रही थी, वहां बाहर के लोग जाके उन्होंने मदद की। तो अगर आप अपना मन बना लोगे और एक दूसरे की बुराई ना करके एक दूसरे की खूबी को बाहर लोगे, तो क्या होगा नतीजा? जीतोगे, हर बार जीतोगे, लाख बार जीतोगे, हमारा कुंबा आगे बढ़ेगा। तो उन बातों को याद दिलाते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ।